नमस्कार, शालोम। आप सभी लोगों का शालोम कोचिंग के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास में प्राचीन भारत का इतिहास अपना चल रहा है। मैं मॉडर्न हिस्ट्री भी शुरू करना चाह रही हूँ साथ के साथ में, ताकि आपकी मॉडर्न और प्राचीन दोनों पूरी होती चली जाए साथ में। इधर फिर आपका मध्यकालीन भारत रह जाएगा। तो मध्यकालीन भारत चाहे एंशिएंट कंप्लीट हो पहले या फिर मॉडर्न पूरी हो, जो भी पूरा हो जाएगा उसके बाद में हम मध्यकालीन भारत को शुरू कर लेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है मैं एंशिएंट रोक रही हूँ, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ एंशिएंट की क्लास भी कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। ठीक है, तो जब हम आधुनिक भारत की बात करते हैं तो सामान्यतः आधुनिक भारत के बारे में इतिहासकार या लिखने वाले सामान्य लोग बात करते हैं 1757 से, कि 1757 से आधुनिक भारत की शुरुआत होती है। लेकिन किसी भी काल को, चाहे वो आधुनिक हो, चाहे मध्यकाल हो, चाहे प्राचीन भारत हो, एकदम से एक समय रेखा पर नहीं बांटा जा सकता। ठीक है, हम अध्ययन की सहूलियत से कह सकते हैं कि क्लासिकल युग से ऐसा माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। किसी भी समय व्यवस्था और राजनीति का बदलने का एक कारण नहीं होता, धीरे धीरे शनय शनय उसकी क्रिया पीछे से चलती रहती है। तो हम लोग जब मध्यकालीन भारत पढ़ते हैं तो मध्यकालीन भारत में औरंगजेब तक का शासन काल आता है। औरंगजेब के बाद का जो शासन काल आता है उसे उत्तरवर्ती मुगलकालीन शासन व्यवस्था कहा जाता है, क्योंकि भारत में अंग्रेज आ जाएंगे, अंग्रेजों के आने के साथ साथ में चीजें चलती रहेंगी। तो हम थोड़ा सा एक बार उत्तरकालीन मुगल शासकों को सार को एक साथ देखें। ठीक है, हाँ, मेरे साथ एक समस्या में थोड़ा जल्दी बोल रहा है, आप कोशिश करना, कुछ दिन में आप इसके आदी हो जाओगे। अगर फिर भी ऐसा है तो मैं कोशिश करूंगी कि धीरे धीरे इन चीजों को ठीक करूं। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं उत्तरकालीन मुगल शासक आधुनिक भारत के अंतर्गत। इतिहास आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत में हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे उत्तरकालीन मुगल शासक। मैंने आपको पहले ही बताया था कि राजनीति या इतिहास में उत्तर शब्द का मतलब नॉर्थ से नहीं होता, पोस्ट से होता है, बाद में या फिर उसके बाद। ठीक है, तो उत्तरकालीन मुगल शासकों में थोड़ा सा हम ध्यान से देखेंगे। पहले एक बार शासक देखें। ठीक है, तो घटना है 3 मार्च की 1707 में। 1707 ईस्वी जब हम भारत के संदर्भ में पढ़ते हैं तो दो महत्वपूर्ण व्यक्तियों की मृत्यु 1707 में होती है। एक होती है औरंगजेब, वैसे महत्वपूर्ण नहीं, इतिहास की दृष्टि से माने जाते हैं। औरंगजेब एक शासक, इसकी मृत्यु 3 मार्च 1707 को। एक मराठा महिला है ताराबाई, और ताराबाई की मृत्यु भी 1707 में होती है। ठीक है, औरंगजेब को पता था कि मेरा जो शासन है, जो सिंहासन है, जो ताज है, वो दारा की हत्या करके, खूब सारे लोगों की हत्या करके उसे मैंने प्राप्त किया। शाह शुजा, दारा, इन सब के बाद उत्तराधिकार का जो युद्ध होता है उसके बाद मैंने इसे प्राप्त किया है। जैसे ही औरंगजेब शासन करता है और औरंगजेब के शासन के समय सब लोगों को ये समझ में आ जाता है धीरे धीरे कि अब हमें किसी एक राजकुमार का भविष्य में उत्तराधिकार के युद्ध में पक्ष लेना पड़ेगा। यही बात गुटबाजी को आगे चल के बढ़ावा देती है। अब होता क्या है कि दरबार में गुटबाजी बढ़ने लगती है। धीरे धीरे यहाँ पर एक चीज और होती है कि अब लोगों ने किसी एक राजकुमार का पक्ष लेना शुरू कर दिया। औरंगजेब को भी समझ में आ गया था कि मेरे मरने के बाद उत्तराधिकार का युद्ध होगा। फिर भी उसने कोशिश करी। उसने कहा कि मेरा जो साम्राज्य है उसमें लगभग 21 सूबे हैं। सूबे बोलते हैं प्रांत को। अच्छा, कई किताबों में 20 सूबे बताए गए, कई किताबों में 21 है। कॉन्ट्रडिक्शन को मत जाना, लगभग अपन 21 मान लेते, क्योंकि काबुल जो है उसको एक सूबा माना जाता है। 6 सूबे, 6 प्रांत थे दक्षिण भारत के, और 14 सूबे, 14 प्रांत थे उत्तर भारत के, और एक सूबा था, यानी एक प्रांत था अफगानिस्तान की तरफ, काबुल और कंधार की तरफ। ठीक है, टोटल मिलाकर कितने सूबे हो गए? ये हो गए 21। क्लियर? तो 21 सूबे थे और 21 सूबों में हम लोग बातें करते हैं। तो औरंगजेब के 3 विभाजन होते हैं। औरंगजेब क्या करता है? सत्ता का 3 लोगों में विभाजन कर देता है। सबसे बड़ा जो बेटा होता है बहादुर शाह। बहादुर शाह के नाम से गद्दी पर बैठता है, इसका नाम बहादुर शाह नहीं होता, पर अपन ये याद रख लो तो खूब। तो सबसे बड़े बेटे जो बहादुर शाह है, इससे दिल्ली, आगरा, यहाँ के ये जो 14 सूबे हैं ये प्रदान किए गए थे। ठीक है, उसके बाद में आजम
आजम को गुजरात, मालवा इधर की सूबेदारी दी गई थी। एक और बेटा था औरंगजेब का काम बख्श, और काम बख्श को हैदराबाद, बीदर, बीदर और बीजापुर इन क्षेत्रों की सूबेदारी प्रदान की गई। थोड़ा ज्यादा दक्षिण में दिया गया काम बख्श को, उससे थोड़ा उत्तर में दिया गया आजम को। उत्तर भारत किसको प्रदान किया गया? बहादुर शाह। लेकिन जैसे औरंगजेब की मृत्यु होती है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो जाता है। युद्ध में जो आजम है ये कहता है कि या तो हमें पूरा संसार चाहिए अथवा हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जो ऐसे बड़े बड़े दावे करते हैं उनको कुछ ही नजर नहीं आता, कुछ ही नहीं होता। वही चीज इसके साथ होती है। मई 1707, ध्यान रखेंगे, मई 1707 में ये अपने आप को बहादुर शाह शासक घोषित कर देता है। अब बहादुर शाह के साथ में अपने भाइयों के दो युद्ध होंगे, एक आजम से होगा, एक काम बख्श होगा। आजम से जो युद्ध होगा 1 साल बाद 1708 में, युद्ध का नाम है जजाओ। जजाओ के युद्ध में आजम को पराजित करते हैं। आजम के दो बेटे होते हैं, एक का नाम है वीदर और एक का नाम है वालजा। वाल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोनों नाम, मैं आपको बता रही हूँ। अभी तक ना तो किसी एग्जाम में पूछे गए कि आजम के बेटे का नाम क्या है, मैंने केवल आपको थोड़ा सा जानकारी के लिए बता दिया। लिख लेना, कभी सवाल आ जाए तो टिक कर लो, ठीक है। तो जजाओं का युद्ध होता है, जजाओं के युद्ध में आजम और उसके दोनों बेटे युद्ध में वीर गति यानी लड़ते हुए मारे जाते हैं। गति वीर गति का तो मुझे नहीं पता। अगला है काम बख्श। काम बख्श के साथ में युद्ध होता है 1708 में, 1 साल बाद, सॉरी मेरी गलती, ये युद्ध होता है 1708 में और ये युद्ध होता है 1709 में, 1 साल बाद, ठीक है। काम बख्श ये भी युद्ध करता है और ये भी बहादुर शाह से पराजित हो जाता है। अब शासक कौन है? बहादुर शाह। लेकिन बहादुर शाह 1707 से ही शासक है दिल्ली का, ठीक है। दो युद्ध होते हैं, एक 8 में होता है और एक 9 में होता है। अब जैसे बहादुर शाह के साथ ये दोनों व्यक्ति पराजित हो जाते हैं, इसके बाद अब ये पूरे तरीके से एकदम निरंकुश तानाशाह शासक बन जाता है। लेकिन ये तानाशाह होता नहीं है, उदार व्यक्ति था। अब इसकी समस्या एक ये थी कि जब ये शासक बना इसकी उम्र थी 63 साल, 63 ईयर ओल्ड। अब 63 साल की उम्र में हर व्यक्ति को नरेंद्र मोदी की तरह है नहीं एक्टिव रह जाए, ये थोड़ा विलासी प्रवृत्ति का था, इसको इतनी ज्यादा चीजों से मतलब नहीं था। 63 साल की उम्र में शासक बना और ये हमेशा हर चीजों से बेखबर रहता था। इसको पूरी डिटेल से देखते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आज साफ नजर आ रहा होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं बहादुर शाह। बहादुर शाह ये जफर नहीं है, बहादुर शाह जफर होगा 1857 में। ये केवल और एक केवल कौन है? बहादुर शाह। थोड़ा सा डिटेल देख लेंगे, अपने एग्जाम में आएगी किसी न किसी एग्जाम में, और एग्जाम में लिंक भी इन्हीं से अपन चीजों को करेंगे, ठीक है। बात करते हैं बहादुर शाह की। बहादुर शाह जब शासक बनता है 1707 से लेकर 1712 ईस्वी सन, ठीक है। अब एक छोटी सी घटना याद करते हैं। घटना क्या है? हम बात करते हैं पिछले 151 साल की। 4 शासक बनते हैं 151 साल में, अकबर से लेकर औरंगजेब तक। इसमें हुमायूं वगैरह को शामिल नहीं किया। अकबर से लेकर औरंगजेब के शासन में 151 साल में 4 शासक बने, 4 मजबूत होते हैं। लेकिन उसके बाद 13 शासक बनते हैं और लगभग इतना ही समय होता है, 150 साल के आसपास, एक भी योग्य शासक इनमें नहीं होता, सारे के सारे अयोग्य। और ये होता भी है जब इसको ऐसे समझते हैं, ठीक है। अच्छा, आप मेरी बात को व्यक्तिगत मत लेना। जब भी कहीं पर कोई व्यक्ति जमीन से उठकर मेहनत करता है और वो आगे पहुंचता है, तो उसकी आने वाली संतान 1 या 2 पीढ़ी तक उस चीज का महत्व समझ पाती है। इसको ऐसे समझ लेते हैं, धीरूभाई अंबानी है, धीरूभाई अंबानी ने जमीन से उठकर मेहनत की, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरते थे। अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी इस चीज को समझेंगे, लेकिन उनके बच्चे हो सकता है इस चीज को समझे, पर उनसे आने वाली पीढ़ी यानी कि हर 4थी पीढ़ी के बाद में उस चीज की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है जो स्ट्रगल उनके पेरेंट्स ने किया, ठीक है। तो यही बात राहुल गांधी पर लागू नहीं होती है, कह भी सकते हैं और नहीं भी।
तो बहादुर शाह के बारे में बात करते हैं। बहादुर शाह 1707 से 1712 में शासक बनते हैं। शासक बनने के बाद बहादुर शाह एक इतिहासकार है खाफी खा, खाफी खा, और खाफी खा ने इनका नाम लिया शाह बेखबर। शाह बेखबर, हमेशा बेखबर ही रहता है जी, इसलिए इनका नाम क्या होगा, शाह बेखबर। अब बाद में आगे चल के 1700 शासक बनते ही ये सबसे पहले मारवाड़ की तरफ एक अभियान करते हैं। ठीक है, मारवाड़ की तरफ अभियान करते हैं। अभियान करने के बाद में मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को पराजित करते हैं। ठीक है, ये मिडाइवल हिस्ट्री इनमें मिलता है, ये आपको राजस्थान की हिस्ट्री में चीजें थोड़ी कम मिलेंगी। 3500 का उसको मनसबदार बना दिया जाता है अजीत सिंह, और 3500 का इनको क्या बना देता है, मनसबदार। लेकिन दुर्गादास राठौर को ये चीज स्वीकार्य नहीं होती। तो दुर्गादास राठौर, अजीत सिंह, जयसिंह जयपुर का शासक, और मारवाड़ के शासक है अमर सिंह सेकंड यानी कि द्वितीय। ये मारवाड़ के हैं, मारवाड़, और ये जयपुर के हैं जयसिंह जी, और ये दुर्गादास अजीत सिंह। मारवाड़ मैंने गलत लिख दिया, मेवाड़ के, और अजीत सिंह मारवाड़ के। जैसे ही यहाँ से बहादुर शाह वापस जाता है, तो बहादुर शाह के वापस जाने के तुरंत बाद इन लोगों का एक संगठन बन जाता है, और यहाँ पर एक समझौता होता है, और इसे कहा जाता है 1708 का दिवाली समझौता। बहादुर शाह को इसकी खबर लग जाती है। बहादुर शाह कहते हैं, भाई क्यों कर रही है ये चीजें, बोले हमें हमारा राज्य चाहिए, आप लोग तो हमें बिल्कुल ऐसे जमींदार बना के छोड़ के चले गए। तो बहादुर शाह ठीक है स्वीकार कर लेता है, और मारवाड़ का शासक किसको स्वीकार कर लेता है, अजीत सिंह को। इधर मारवाड़ का शासक अजीत सिंह, जयपुर के शासक इसको जय सिंह को, ये चीजें मिल जाती है। क्लियर है। तो यहाँ पर इसने राजपूतों के प्रति विद्रोह नहीं करने के लिए एक नीति अपनाई कि ये राजपूत उसके विद्रोह में नहीं है। ठीक है, अब एक और घटनाक्रम, इसको आप प्लीज याद रखिएगा, भूलिएगा। ठीक है, अगला घटनाक्रम उसको अपन देखते हैं। अगला घटनाक्रम है गुरु गोविंद सिंह जी का। सिखों के 10 गुरु होते हैं। ठीक है, 10 गुरु के नाम आपको याद होने चाहिए। गुरु नानक साहब, अंगद, अमरदास, रामदास, अर्जुन, हरगोविंद, महाराज, हरकिशन, तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, तो 10वें गुरु होते गुरु गोविंद सिंह। अब गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या किया कि ये जो बहादुर शाह है, उत्तराधिकार के युद्ध में इनसे मदद मांगने जाते हैं, ये उनकी मदद कर देते हैं। तो गुरु गोविंद सिंह ने उनकी मदद की। इस वजह से इन्होंने गुरु गोविंद सिंह को 5000 जात और 5000 सवार का मनसबदार बना दिया। अब देखो एक चीज इंपॉर्टेंट है, इनको मनसबदार बना दिया। अब हुआ क्या कि गुरु गोविंद सिंह दक्षिण में जाते हैं, और दक्षिण में जब अभियान में बहादुर शाह के साथ जाते हैं, तो वहीं पर एक स्थान होता है नांदेड़, और नांदेड़ नामक स्थान में एक अफगान व्यक्ति चाकू मार देता है। गुरु गोविंद सिंह जी को आभास हो जाता है कि अब हमारा बचना बहुत मुश्किल है, तो गुरु गोविंद सिंह जी वहीं पर आत्मदाह कर लेते हैं। तो मनसबदारी व्यवस्था क्या होती है, मनसबदारी। ठीक है, इसको अपन डिटेल से किसी भी दिन किसी क्लास में देख लेंगे, कैसे शुरू होती है क्या है। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद में अगला इनका नेतृत्व करता है बंदा बहादुर। अच्छा, गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि अब अगला व्यक्ति गुरु, मतलब गुरु पद जो है, गुरु पदवी, गुरु गद्दी है, इस पर कोई व्यक्ति गुरु नहीं होगा, ये जो ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ है, इसी को गुरु माना जाएगा। बंदा बहादुर अपने आप को सच्चा पातशाह घोषित करता है। ठीक है, कि मैं सच्चा पातशाह हूँ और मुझ में गुरु गोविंद सिंह जी की आत्मा निवास करती है। लेकिन बंदा बहादुर और बहादुर शाह के विद्रोह वाली घटनाएं शुरू हो जाती है। बहादुर शाह इनको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। बाद में बहादुर शाह जी इनका पीछा करते हैं। एक स्थान है लोहागढ़ दुर्ग। ठीक है, अब जैसे मैंने लोहागढ़ दुर्ग बोला, 80% विद्यार्थी जो राजस्थान जीके के दिमाग में सीधा क्लिक करेगा भरतपुर। ये लोहागढ़ भरतपुर वाला नहीं है, ये लोहागढ़ कश्मीर के क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, इसे गुरु गोविंद सिंह जी ने वहां पर बनवाया था। तो इस लोहागढ़ दुर्ग कश्मीर में जाकर के बहादुर शरण लेता है। बहादुर शाह जी आक्रमण करते हैं, वहां से चला जाता है। अंत में बंदा बहादुर पकड़ा जाता है और इसकी निर्मम हत्या बाद में दूसरा शासक कर देता है। ठीक है, तो बंदा बहादुर का विद्रोह। भरतपुर में इस समय चूड़ामन जाट होता है, और चूड़ामन जाट
से भी बहादुर शाह कोशिश करता है कि अच्छे संबंध हो जाए, किसी प्रकार की कोई विद्रोह वाली घटना नहीं। ठीक है, अब जो बहादुर शाह था इसकी 2-3 राजनीतिक घटनाएं उनको देखते हैं। जब हम मुगल काल पढ़ेंगे तो मुगल काल में पूरे तरीके से डेप्थ में वजारत और इन चीजों को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हम जब औरंगजेब पढ़ेंगे तो औरंगजेब के वजीर का नाम था असद खान, और असद खान सबसे अधिक समय तक वजीर रहने वाला व्यक्ति था। बहादुर शाह शासक बनते, बहादुर शाह शासक बनते सबसे पहले असद खान जी को बुलाता है। असद खान जी को वकील मुतलक नामक एक जो पद होता है उस पर कहता है कि अब आप इस पद पर रहेंगे। असद खान जी का बेटा है जुल्फिकार खान, और इसको भी मीर बख्शी के पद पर नियुक्त कर देता है। इससे क्या चीज समझ में आ गई कि इसमें जो योग्यता के आधार पर लोगों की नियुक्ति ना करके जो उसके पक्ष में काम कर रहे थे उन लोगों की नियुक्ति करना शुरू कर दिया। इससे फर्क क्या पड़ता है, अब व्यक्ति गुटबंदी करना शुरू कर दिया। ये दोनों व्यक्ति असद खान, जुल्फिकार और साथ में बहादुर शाह, ये तीनों ईरानी शिया दल के व्यक्ति थे। ईरानी शिया दल भी कह सकते हैं, इसे गुट भी कह सकते हैं। एक दूसरा दल था वो तुरानी गुट था, और वो सुन्नी थे सारे के सारे, और जो सुन्नी थे इनका प्रमुख व्यक्ति था चिंगलिज खान। अपन आगे चल के इसके बारे में भी देखेंगे। चिंगलिज खान जाएगा और अपनी स्वतंत्र रियासत की स्थापना करेगा। तो एक गुट बन गया, असद खान एक तरफ, जुल्फिकार इसका बेटा एक तरफ, बहादुर शाह एक तरफ, ये ईरानी दल हो गया, इधर से दूसरा दल हो गया तुरानी दल। अब यहाँ पर दरबार में गुटबंदी होनी शुरू हो जाती है। दरबार में जैसे जैसे गुटबंदी होनी शुरू हो जाती है, लोग अब अपना मनपसंद शासक चुनना चाहते हैं, और इसी बीच में वो ये चाहते हैं कि जो शासक हो उनके हाथ की कठपुतली बन जाए। अब ये जो जुल्फिकार खान है इसको दक्कन की सूबेदारी भी प्रदान कर दी गई, दक्कन की सूबेदारी। ठीक है, अब जैसे जैसे दक्कन की सूबेदारी प्रदान की गई, अब लोग बोले अपन बने तो वजीर बने, सब कुछ ही वजारत में मिलने वाला है। अब ये पद महत्वपूर्ण है, वजीर का जो पद है, इससे आगे जितने बड़े थे तो कौन सा पद महत्वपूर्ण हो गया, वजीर का। देखो एक चीज ध्यान से सुनना, जब भी कभी व्यक्ति ताकतवर होता है केंद्र में तो अन्य पद गौण हो जाते हैं, और जब भी कभी व्यक्ति कमजोर हो जाता है अन्य पद मजबूत हो जाता है। इसको ऐसे समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है, दिल पे मत लेना। नरेंद्र मोदी जी मजबूत शासक है, इसलिए गृह मंत्री, उसके बाद में वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं, गृह मंत्री अपने हैं अमित शाह जी, और रक्षा मंत्री पहले वो थे राजनाथ सिंह जी। ठीक है, वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण। तो इनसे क्या देखने को मिलता है इंपॉर्टेंट चीज कि केंद्र में जब शासक मजबूत होता है तो अन्य पदों को भी वो इतनी मजबूती से चला लेता है कि अन्य व्यक्तियों की इतनी ज्यादा तानाशाही नहीं बढ़ती। अब बात करते हैं मनमोहन सिंह के शासनकाल में। मनमोहन सिंह इंटेलिजेंट खूब थे, लेकिन केंद्र में जब वो मजबूत थे या कमजोर थे तो उस समय अन्य पद बहुत ज्यादा मजबूत। केंद्र में जब शासक कमजोर होगा अन्य पद ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। केंद्र में जब शासक कमजोर होगा तो अन्य पद क्या हो जाएंगे, मजबूत। केंद्र में अगर शासक मजबूत है तो अन्य पद क्या हो जाएंगे, कमजोर। तो ये डिपेंड करता है शासक कैसा है, लेकिन इससे एक नुकसान होता है। अगर केंद्र में शासक मजबूत है और अन्य पद सारे के सारे कमजोर है तो शासक के हटते ही पूरा ढांचा खत्म हो जाता है। यह हमेशा का नियम है, इतिहास हमें यही सिखाता है कि केंद्र का व्यक्ति इतना मजबूत ना हो कभी भी कि अन्य पद इतने कमजोर हो कि उसके जाते ही सारी व्यवस्था खत्म हो जाए। हम पढ़ेंगे मुगलों के पतन के कारण, उसमें ये सबसे बड़ा कारण होगा। तो जब भी कमजोर शासक होगा उस समय वजारत क्या हो जाएगी, महत्वपूर्ण। ठीक है, तो ईरानी दल और तुरानी दल, सुन्नी, चिंगलिज खान। ठीक है, आगे चलते हैं इनके बारे में। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, अब एक महत्वपूर्ण बात करते हैं। 1707 में ताराबाई की मृत्यु हो जाती है और इधर औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। दक्षिण भारत में ताराबाई महिलाओं का मजबूत नेतृत्व कर रही थी। शाहू जो था वो इनकी कैद में था। औरंगजेब ने संभाजी की बहुत दर्दनाक मौत दी। उसके बाद में संभाजी का बेटा शाहू ये इनकी कैद में था।
ठीक है। तो बहादुर शाह ने एक चीज सोची, क्यों ना मैं शाहू को आजाद कर दूं। अगर शाहू आजाद हो जाएगा तो मराठों में जाकर के आपस में फूट पड़ जाएगी। ये इसका तरीका वैसे सही भी निकला, लेकिन ये फूट ऐसी निकली कि जो छत्रपति है वो तो कमजोर हो जाता है, लेकिन इसके बाद में पेशवा ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। शाहू अंतिम महत्वपूर्ण छत्रपति होता है, इसके बाद में छत्रपति का पद लगातार गौण हो जाएगा। तो 1707 में बहादुर शाह ने इस उद्देश्य से कि मराठों में फूट पड़ जाएगी, शाहू को जेल से क्या कर दिया, रिहा। ठीक है, लेकिन ये गलती भी साबित होती है। क्यों साबित होती है? दो टैक्स थे, एक का नाम था चौथ और एक का नाम है सर देशमुख, देशमुखी, सर देशमुखी। ये जो कर होते थे इस पर कोई इसने क्लियर बातचीत नहीं करी, साफ साफ बातचीत नहीं होती। अब मुगल अधिकारी जाएंगे और जाने के बाद में शाहू से कहेंगे कि भाई हमें टैक्स वसूल करना है। इधर शाहू के जो अधिकारी हैं वो इस बात पर विद्रोह शुरू हो जाता है, झगड़ा शुरू हो जाता है और यहाँ पर मुगल जो सेना नायक होते हैं उनके साथ में लगातार युद्ध की घटनाएं वापस से बढ़नी लग जाती है। और इसी बीच में जो महत्वपूर्ण व्यक्ति निकल के सामने आता है उसका नाम है बाजी राव, पेशवा बाजी राव। ठीक है, ये अपन पढ़ेंगे, जब पेशवा बाजी राव पढ़ेंगे पूरी डिटेल आ जाएगी। क्लियर? ये होगी बहादुर शाह के बारे में ये बात है। अब एक महत्वपूर्ण बात बहादुर शाह के बारे में। ठीक है, बहादुर शाह के शासनकाल में एक डच दल होता है और वो बहादुर शाह के दरबार में आता है। ठीक है, और ये आता है 1711 ईस्वी सन में। जेसवा केटेलार, ये दल डच था, ध्यान रखना डच, नीदरलैंड। ठीक है, नीदरलैंड की राजधानी है हॉलैंड और पहले ये क्या कहलाते थे, डच। अपन इकोनॉमी में पढ़ते हैं तब एक टर्म आती है डच डिजीज, बाद में कभी उसको देखेंगे। तो यहाँ से एक दल आता है 1711 में और ये दल आकर के किससे मुलाकात करता है, बहादुर शाह से। इस दल में महिला थी। ठीक है, महिला पुर्तगाल की थी। देखो पुर्तगाल अलग देश है और डच नीदरलैंड अलग देश है। इस महिला का नाम था जूलियाना, महिला का नाम था जूलियाना। ये जो जूलियाना नाम की महिला है इसने ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी थी और इस महत्वपूर्ण भूमिका के कारण जूलियाना को एक उपाधि दी गई थी, बीबी फिदवा। बीबी फिदवा, ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, बीबी फिदवा की उपाधि दी गई थी। पुर्तगाली महिला है जूलियाना को जेसवा केटेलार के नेतृत्व में एक डच जो दल है वो आकर के मिलता है, 1711 में मिलता है। किससे मिलता है, बहादुर शाह से। ठीक है, ये चीजें आप ध्यान रखोगे। और अब एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पर अंग्रेजों के संदर्भ, सिडनी ओवन। और सर सिडनी ओवन ने एक स्टेटमेंट दिया है कि ये अंतिम मुगल बादशाह था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। तो ये हो गया आपका बहादुर शाह। मैं फिर बता रही हूँ, ये वो बहादुर शाह नहीं है, वो बहादुर शाह जफर अलग है 1857। अब हम पढ़ते हैं अगला शासक बहादुर शाह के बाद जहांगीर शाह। ठीक है, तो पहला हो गया आपका बहादुर शाह। अब अगला व्यक्ति है जहांगीर शाह। 1712 से लेके 1713 ईस्वी सन इसका शासनकाल है, ईस्वी सन। ठीक है, 1712 में बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है। बहादुर शाह की मृत्यु के समय जो जहांगीर शाह है उसकी उम्र होती है 51 वर्ष और इसके भी 3 भाई होते हैं, तीनों भाइयों की हत्या करता है और उसके बाद ये अगला शासक बन जाता है। हमको एक भाई का ध्यान रखना है, नाम अजीम उश शाह, इसका नाम ध्यान रखना है क्योंकि इसी का जो अगला बेटा होगा फर्रुखशियर वो अगला शासक बनेगा। जहांगीर शाह शासक बन जाता है और जहांगीर शाह शासक बनने के बाद सबसे पहले जुल्फिकार खान, देखो एक जुल्फिकार अली भुट्टो, आप जान गए मैं किसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, पाकिस्तान में जुल्फिकार खान जो है उसको प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। तो इसने शासक बनते ही सबसे पहले जुल्फिकार खान को क्या बना दिया, प्रधानमंत्री। ठीक है,
इतिहास का खाफी खां, ये वही खाफी खां जिन्होंने बहादुर शाह के लिए बोला था, और ये वही खाफी खां जो इनके बारे में भी कहेंगे। खाफी खां थोड़े से खफा ही रहता है। खाफी खां कहते हैं जुल्फिकार खान का शासन गायकों, नृत्यों, नाट्य कर्मियों, चारण और भाट इन लोगों के लिए बड़ा अच्छा शासन है। गायकों, नृत्यों, चारण, भाट, नाट्यकर्मियों इन लोगों के लिए एक अच्छा शासन काल था। मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि साहब जो तारीखें जहांदार शाह को बड़ी अच्छी लगती थी और इन्हीं तारीखों में खुश होकर जहांदार शाह फंसे रहते थे। अब जहांदार शाह के शासन काल में एक व्यक्ति है और वो व्यक्ति थोड़ा सा ज्यादा आगे की तरफ बढ़ने लग जाता है। अब जुल्फिकार खान ने कुछ अच्छे काम के पहले वो देख लेते हैं, अच्छे बुरे जो भी है। सबसे पहले जुल्फिकार खान ने क्या किया, राजपूतों के साथ अपने संबंधों को अच्छा करना शुरू किया। पहली बात आप जानते हैं। दूसरी बात, भरतपुर का जो व्यक्ति है चूड़ामन, उसके साथ अच्छे संबंध स्थापित किए। मारवाड़ के जो शासक है अजीत सिंह, उनको महाराजा की उपाधि प्रदान करवाई थी इन्होंने। अच्छा, जजिया कर कई जगह लगा हुआ था, उस जजिया कर को भी कई जगह से इस व्यक्ति ने समाप्त करवाया जुल्फिकार खान ने। एक काम और किया, औरंगजेब के समय पर एक बात पढ़ते हैं। औरंगजेब के समय कहा जाता है कि एक अनार 100 बीमार, थोड़ी सी जागीर है और इसको पाने वाले मनसबदार बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं। इसने क्या किया, जागीरों के वितरण पर अंकुश लगाने की कोशिश की। इसने कहा ऐसे ही नहीं जागीरें दी जाएगी, कम कर जाएगी, क्या है किसी को जागीरें दी जाएगी। इसी प्रकार एक चीज और इसके शासनकाल में होती है, वो थोड़ी सी नुकसानदायक चीज होती है। इसने क्या करा, इजारा प्रवृत्ति को आगे बढ़ाया। इजारा प्रवृत्ति, देखो जब व्यक्ति अपने हितों को साधता है तो हमेशा ये इतिहास का ये फायदा होता है, हम इतिहास से चीजें सीखते हैं। हमेशा जब व्यक्ति केवल और केवल अपने राजनीतिक हितों पर ज्यादा ध्यान देता है, उस समय नुकसान सबसे ज्यादा किसका होता है, किसान का। इसने क्या किया, जो राजस्व वसूल करने की प्रवृत्ति थी, जो तरीका था, उसको ठेके पर दे दिया कि लो आप एक काम करो, ये राजस्व वसूल कर लो, आपको जितना करना है करो, हमें तो एक मुश्त राशि डिसाइड कर दो और हमें वो राशि आप पहुंचा दो। इससे क्या हुआ, जो व्यक्ति ठेकेदार थे उन्होंने किसानों से मनचाहा ऋण वसूल किया, मनचाहा राजस्व वसूल किया, और जो किसान थे इनकी तरफ किसी भी व्यक्ति ने ध्यान नहीं दिया। अपन जब मॉडर्न हिस्ट्री में और थोड़ा आगे पढ़ेंगे तो अपन पढ़ेंगे बंगाल में 50-50 लोग की ठेकेदारों की, जमींदारों की श्रृंखला जो किसानों के साथ, किसानों की उस पर आय पर जीवित रहते हैं, पढ़ेंगे अपन आगे चल के। ठीक है, तो ये काम जुल्फिकार खान ने किए। ठीक है, अजीत सिंह को ये चीजें उसने कराई। जुल्फिकार खान के बाद में दो व्यक्ति आएंगे, दोनों इंपॉर्टेंट है। एक व्यक्ति है पटना का सैयद हुसैन खान। ये जो पटना का सैयद हुसैन खान है, ये वहां का सूबेदार होता है। ठीक है, एक और जो व्यक्ति है, इसका बड़ा भाई इलाहाबाद का, मैं ऊपर से मिटा रहा हूँ, आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गए पटना के सर सैयद हुसैन खान। और एक और व्यक्ति है इलाहाबाद में, और इलाहाबाद को तो अब इलाहाबाद नहीं कहा जाता, आपको पता है, प्रयागराज। उस समय ये था इलाहाबाद। तो इलाहाबाद में इसका बड़ा भाई था अब्दुल्ला हुसैन। ये जो अब्दुल्ला हुसैन जी थे, इन्होंने, दोनों भाइयों ने मिलकर सैयद हुसैन और अब्दुल्ला हुसैन, इन दोनों को अली बंधु, सैयद बंधु कहा जाता है, सैयद बंधु। इन दोनों ने मिलकर इसका काफी साथ दिया। और एक चीज को चेक कर लेते हैं कि ये जो जहांदार शाह है, ये इतना योग्य शासक नहीं है, होता भी नहीं है। जहांदार शाह, इसको लंपट मूर्ख कहा जाता है। इसको जहांदार शाह को क्या कहा गया, लंपट मूर्ख। क्यों कहा गया लंपट मूर्ख, क्योंकि एक महिला है लाल कुंवर नाम की, बस उसी की तरफ कंसंट्रेशन है, कहीं और ही ध्यान देता नहीं। तो जितना
भी डिसीजन लेना है वो सारे के सारे जुल्फिकार खान पर छोड़ दिए। जुल्फिकार खान ने भी सारे के सारे प्रशासनिक काम किसके हाथों में छोड़ दिए? सुभग चंद्र एक व्यक्ति होता है उसके हाथों में छोड़ दिए। किसने छोड़ दिए? जुल्फिकार खान। मतलब एक ने दायित्व दूसरे को दिए, दूसरे ने दायित्व तीसरे को दिए। कर्तव्य और जिम्मेदारी निभाने के लिए कोई भी व्यक्ति बड़े स्तर पर नहीं है। इन दोनों ने मिलकर अंत में किसकी हत्या कर दी? जहांगीर शाह। किसके साथ मिल जाते हैं? मैंने आपको बताया अजीम उस शाह। ये जो अजीम उस शाह है इसका एक बेटा था फर्रुख शेर। फर्रुख शेर के साथ मिलकर दोनों सैयद बंधुओं ने जहांगीर शाह को हटाकर अगला शासक कौन बना दिया? फर्रुख शेर। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। इसको कहा गया लंपट मूर्ख शाह, बेखबर कहा गया बहादुर शाह को, और तीसरा शासक बनेगा फर्रुख शेर। ठीक है, फर्रुख शेर। ये जो फर्रुख शेर है 1713 से 1719 ईस्वी सन। ठीक है, तो अब इसको भी एक उपाधि दी गई है और इसकी उपाधि का नाम है घृणित कायर। मतलब कायर तो है लेकिन ऐसा कायर जिससे घृणा होगी, घृणित कायर। तो इसको गद्दी पर बिठाने का जो महत्वपूर्ण काम किया था वो किया था सैयद बंधु। और सैयद बंधु और पढ़ेंगे किंग निर्माता, शासक निर्माता, किंग मेकर। इन सैयद बंधुओं को कहा गया शासक निर्माता, किंग मेकर, किंग मेकर। ठीक है, तो फर्रुख शेर घृणित कायर 1713 से 1719 ईस्वी सन के बीच में शासक बनता है। 1719 से 48 तक मोहम्मद शाह बनेगा, उसे रंगीला कहेंगे और इसकी उपाधि क्या है? घृणित कायर। इसके शासनकाल की एक घटना है 1717 की। 1717 एक दल आता है जॉन शर्मन के नेतृत्व में, जॉन शर्मन। और जॉन शर्मन का जो दल आता है इस दल में एक व्यक्ति होता है हैमिल्टन। और ये हैमिल्टन नाम का व्यक्ति सर्जन होता है। सर्जन यानी कि ऑपरेशन करने वाला व्यक्ति। अब फर्रुख शेर के एक दिक्कत हो जाती है, फोड़ा हो जाता है और उसका इलाज किसने कर दिया? हैमिल्टन ने। अब 1717 की इस घटना में इसके बाद इसने 3000 रुपए सालाना के बदले अंग्रेजों को कुछ रियायतें प्रदान करी, उसको अपन देखेंगे। तो एक इतिहासकार है ओम्स ने कहा है कि अंग्रेजों के इतिहास का मैग्ना कार्टा है। ठीक है, ओम्स ने कहा है जॉन शर्मन के बाद में जो इनको रियायतें प्रदान की गई थी उसके संदर्भ में। अब ध्यान आपको क्या देना है? मैग्ना कार्टा क्या होता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है अधिकार पत्र को। कैसा अधिकार पत्र? 2 मिनट में देखते हैं। ठीक है, ब्रिटेन में संसद थी और ब्रिटेन की जो संसद थी उस संसद ने 1215 ईस्वी सन में एक निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? कि ब्रिटेन का जो सम्राट होगा उसके सभी अधिकार अब संसद की तरफ जाते हैं। मतलब वो केवल नाममात्र का शासक रह जाएगा, सारे के सारे अधिकार काम करने का जो शक्तियां वो किसके पास जाती है? संसद के पास। भारत के अगर इससे तुलना करें तो भारत में जो राष्ट्रपति है वैसा का वैसा ब्रिटेन में कौन है? सम्राट। यानी कि सारी की सारी शक्तियां किसके पास होती हैं? वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री के पास, और नाममात्र के या तो राष्ट्रपति कह दो या ब्रिटेन का कह दो सम्राट। तो 1215 में जो अधिकार पत्र आया और शक्तियां सारी की सारी ट्रांसफर होकर संसद के पास आ गई, इसी को कहा गया मैग्ना कार्टा। अब जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में, किसी देश के जीवन में कोई बड़ी घटना होती है तो उसे क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। जैसे आप लोग मेहनत कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो और आपकी नौकरी लग जाए तो वो दिन आपके जीवन का क्या कहलाएगा? मैग्ना कार्टा। ठीक है, तो ओम्स ने इस घटना को क्या कहा है? अंग्रेजों के इतिहास का मैग्ना कार्टा। ठीक है, ये चीज आप सारे के सारे ध्यान क्लियर। इसे क्या कहा है? घृणित कायर। जॉन शर्मन अंग्रेजी दल नेतृत्व आता है। इसके नेतृत्व में, जॉन शर्मन के नेतृत्व में कौन सा दल होता है? हैमिल्टन। इसका फोड़ा होता है फर्रुख शेर का। अंग्रेजों को रियायतें प्रदान करता है। यही रियायतों को ओम्स ने क्या कहा? आगे चल के मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा ब्रिटेन का एक अधिकार पत्र 1215 ईस्वी सन का। इस अधिकार पत्र में सारी की सारी शक्तियां सम्राट के हाथों से निकल कर किसके हाथों में आ गई? संसद के हाथों में। ठीक है, अगला शासक है मोहम्मद शाह रंगीला। इसको
अपन अगली क्लास में देख लेंगे। आपने इतना सपोर्ट किया इसके लिए थैंक यू। पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और सवाल आपके लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।